मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अब ट्रकों की हड़ताल के बाद समझ में आता है कि ईवीएम का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अभी पिछला वीडियो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब के साथ आपके सामने पेश किया था। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और बायर की संपादक आरफा खानम शेरवानी के बीच जो बातचीत हुई है, ईवीएम पर भी हुई है, बहुत सारे मुद्दों पर हुई है, मंदिर पर हुई है, भारत सरकार की क्रियाकलाप पर हुई है, उसको मैं सुनवाने जा रहा हूँ। आप सुनिए उनको और फिर कांग्रेस क्या वो आरफा जी को जवाब दे पाई अच्छे से या नहीं दे पाई, इस पे अपनी टिप्पणी जरूर करें। देखिए आलोक शर्मा को आरफा जी के साथ। क्योंकि 2024 आ गया है, जिसके बारे में कई साल से हम कह रहे थे कि 2024 के चुनाव में क्या होगा ये देखा जाएगा, और अब सिर्फ कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। उससे पहले ईवीएम को लेके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो लोकतंत्र में एक वोट करने का जो हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार के पीछे की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, उस पर एक तरह से संदिग्ध बादल मंडरा रहे हैं, शक के बादल मंडरा रहे हैं। और ये शक के बादल जाहिर आप जानते हैं, रूलिंग पार्टी जिसके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी इलेक्शन मशीनरी है, वो तो इस बात को नहीं कहेगा। ये ऑपोजिशन उठा रहा है, जिसकी कमान संभाली हुई है कांग्रेस पार्टी ने। पूरे जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से पिछली बार भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया था वीवीपैट को लेकर के। वो ये चाहते हैं कि हर भारत का नागरिक, हर भारत का वोटर जो वोट दे के आ रहा है, उसे उस बात का आश्वासन होना चाहिए कि उसने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, ये वोट वहीं पहुंच रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। उनका ये कहना है कि उनके इस कंसर्न को, उनकी इस चिंता को इलेक्शन कमीशन गंभीरता से नहीं लेता, और एक बार फिर से वो ये सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा सैम पिट्रोडा, जो एक तरह से एक मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी के बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनके आइडियोलॉग हैं, जो ओवरसीज कांग्रेस है उसकी देखरेख करते हैं, उन्होंने भी, खुद वो एक इंजीनियर हैं और एक तरह से भारत में टेक्नोलॉजी के जो पितामह हैं उनमें से एक माने जाते हैं, राजीव गांधी के समय से उन्होंने भी गंभीर सवाल उठाए हैं इसको लेकर। एक खासकर जो कंसर्न सिटीजंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दर्ज की है। तो काफी हद तक एक तरह का मुअम्मा, एक बड़ा हमारे सामने एक ऐसा मुद्दा पैदा हो गया है जिसको गंभीरता से उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं जानती हूँ वायर के दर्शक भी कई बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि ठीक है आप राजनीतिक बातों पे बात करते रहिए, लेकिन जब तक ईवीएम दुरुस्त नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं कि हमारा वोट कहां जा रहा है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही उनके जाने माने स्पोक्स पर्सन, टीवी का एक बड़ा चेहरा आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जब ईवीएम पे सवाल उठाए जाते रहे, आलोक शर्मा उसका जवाब देते हैं और अपनी तरफ से मजबूती से बात रखने की कोशिश करते हैं। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत इस बात से ही करती हूँ कि एक नागरिक पत्रकार के तौर पर जब मैं सुनती हूँ कि ईवीएम को लेके संदिग्धता है, ईवीएम को लेके एक तरह का शक का माहौल है, तो दूसरी तरफ पलट के मुझे वापस ये सूचना मिलती है कि यही जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप इसे अपमानजनक हार नहीं बता सकते क्योंकि हमें 10 लाख ज्यादा वोट मिले। तो मुझे ये बता दीजिए कि एक तरफ या तो मैं ईवीएम की थियरी पे यकीन करूं कि वो सही है या नहीं है, या दूसरी तरफ ये मानूं कि कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट कैसे आ गए। देखिए, मुझे लगता है आफा जी बहुत ही गंभीर विषय है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर ईवीएम जो हमारी मुख्य मशीन है जिसके माध्यम से हम अपना वोट डालते हैं, अगर उसके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की स्वयं की जिम्मेवारी बनती है कि उसको दूर किया जाए। हम हारे या हम जीते, हमें 10 लाख वोट ज्यादा मिले, हमें 10 लाख वोट कम मिले, हम हिमाचल और कर्नाटक जीते और बाकी हारे, ये तमाम चीजें अलग है। आप केवल वहां तक सीमित नहीं रहे। आपका और हमारा मुख्य ध्येय जो है भारतीय होने के नाते वो ये है कि भाई क्या ईवीएम से जो भी कुछ हो रहा है क्या वो ट्रांसपेरेंट है, और अगर ट्रांसपेरेंट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों एक्सेप्ट कर रहा है उस केस को, बॉम्बे हाई कोर्ट में वो मैटर क्यों चल रहा है। हम 2018 में यही तीनों राज्य जीते,
और उसी दिन शाम को माननीय राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया था कि आज क्या ईवीएम पर आप सवाल उठाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने उस दिन भी कहा था कि अगर कोई भी सवाल है, शक है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उसको दूर किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक मौका दिया कि आप आइए और आपको हम ईवीएम छूने नहीं देंगे। तो भाई ईवीएम आप छूने नहीं देंगे तो कोई भी क्या कर सकता है। उसके बाद वीवीपैट का मैटर आया। वीवीपैट के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल हैं। मैं ये मानता हूं कि सवाल शुरू किए आडवाणी जी ने, ये सवाल शुरू किए तमाम बीजेपी के लीडर्स ने। उनके आज के वर्तमान के एक सांसद ने पुस्तक लिखी, बाकायदा पूरा उसके अंदर हवाला दिया कैसे क्या क्या हो सकता है। उसके बाद भी मोदी जी का एक वीडियो है। तमाम जो हमारे मीडिया के नोएडा वाले साथी हैं वो तो उस वीडियो को चला ही नहीं सकते। वो तो स्वयं कह रहे हैं कि भाई जो भी विकसित देश है उनमें भी बैलेट पेपर पे नाम देख के, चुनाव चिन्ह देख के ठप्पा मारा जाता है। ये मोदी जी की लैंग्वेज है, मेरी नहीं। तो तमाम सवाल आज हैं यहाँ और बार बार समय मांगा जाता है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन समय नहीं देता। इलेक्शन कमीशन स्वयं में कटघरे में खड़ा हुआ है। कर्नाटक चुनाव में इतनी कंप्लेंट्स हमने की, कोई एक्शन नहीं होता है। मोदी जी की, अमित शाह जी की, जाति की, धर्म की, तमाम तरह के विषय वहां पर आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। अब बात आती है ईवीएम की संख्या। तमाम आरटीआई और तमाम जगह से अगर आप देखें तो खबरें आती हैं कि ईवीएम की एग्जैक्ट संख्या हिंदुस्तान में कितनी है। और ईवीएम भी दो तरह की है, जो एक पहला वर्जन था और एक दूसरा वर्जन आया। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के एफिडेविट और कोर्ट्स में एफिडेविट दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी तमाम चीजें ऐसी लगती हैं कि कहीं ना कहीं शक के दायरे में तमाम चीजें आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में काफी दिन से मैटर पेंडिंग है। दर्जनों केस ईवीएम से रिलेटेड विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग है। बहुत जगह की ईवीएम जो है वो जब्त है, कोर्ट में भी रखी गई है। जहां तक मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन हमसे मिले। माननीय जयराम रमेश जी ने भी पहले भी पत्र लिखा, अभी भी आपने पत्र का जिक्र किया। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए। और जब भी इलेक्शन कमीशन की बात आती है तो दो तीन चीजें फिर सवाल आ जाती। स्वयं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे के अंदर आपको बनाना है। उसके बाद एक बिल आया जिसको पूरी तरह से मोदी सरकार ने खारिज कर दिया कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस टीम के सदस्य होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। वहां से भी आपने उनको हटा दिया। मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो आपकी मेजोरिटी हो गई, आप ही अपॉइंट करेंगे, आप ही का इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। ये हमारे लिए, कांग्रेस के लिए या द वायर के लिए या आरफा जी के लिए इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट विषय है। और तमाम अभी भी सवाल खड़े हुए। आज भी दिग्विजय जी ने तमाम चीजें दिखाई हैं। फॉरेन में तमाम जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो सबने ईवीएम छोड़ दिया है। 1970-80 में जो हमने सैटेलाइट छोड़े थे, चांद पे जो सैटेलाइट बैठे हुए हैं, उनको आज हम यहाँ रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो छोटा सा डब्बा है। मुझे लगता है अगर सवाल हैं तो उनके उत्तर मिलने चाहिए। जी आप बलू जी, आपने अपनी बात रखी। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पिछले कुछ सालों में खासकर इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं वापस जाना चाहती हूं अपने ईवीएम के सवाल पर। मुझे सिलसिलेवार तरीके से ये बताइए कि सिर्फ ये कह देना भर के हमें ईवीएम की टेक्नोलॉजी पर आपको शक हो रहा है या ईवीएम किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है इस पर शक हो रहा है। हमारे दर्शकों को यहाँ बताइए कि आखिर समस्या कहां पर है। ये मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इसको टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली समझाने की कोशिश करिए कि ईवीएम के और वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि जब से वोटर मशीन तक जाता है, मशीन में जाके अपना हाथ लगाता है और बटन दबाने से वापस आने तक आपको कहां किस हिस्से में समस्या है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के तमाम चीजें उनके तत्वाधान में रहती हैं, उनके अंडर रहती हैं। तो मेरे द्वारा बताया जाना या किसी के भी द्वारा बताया जाना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेक्निकली बहुत संभव नहीं। लेकिन तमाम जो चीजें बताई गई हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स बाकी बता रहे हैं, चाहे वो हमारे जो ओवरसीज कांग्रेस के हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। डाउट कहां कहां आते हैं जब लगता है कि कैंडिडेट के गांव में ही उसको 10, 20, 30 वोट मिले। फिर सवाल खड़े होते हैं कि भाई वोट कहां गया। फिर डाउट जब खड़ा होता है कि अदर्स को बहुत ज्यादा वोट मिल जाता है।
डाउट जब खड़ा होता है जब गुजरात में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स एक एक हफ्ते पहले अपना कार्यालय बंद करके चले जाते हैं, उनको 10-10, 15-15% वोट कहां से आ जाता है। तो सवाल प्रैक्टिकली हमें जो ग्राउंड पे दिखता है उससे हमारे माइंड में और तमाम वोटर्स के माइंड में आ रहा है। क्या वीवीपैट की गिनती होती है? क्या वीवीपैट को डब्बे में रख पाया जा सकता है? क्या वीवीपैट की जो पर्चियां निकल रही हैं, क्या 10%, 20%, क्या इस तरह की जो काउंटिंग स्टेशंस हैं, क्या उनके ऊपर सेपरेट विपक्ष जिस पर चाहे या सत्ता पक्ष जिस पर चाहे, क्या वो काउंटिंग नहीं होनी चाहिए? बैलेट पेपर में अब 4-4 बार काउंटिंग कराते थे। राजस्थान में अभी 2-3 जगह देखा गया कि ईवीएम में पहले काउंटिंग हुई तो रिजल्ट कुछ था, रिकाउंटिंग हुई तो रिजल्ट कुछ था। भाई ऐसा कैसे हो गया? ईवीएम तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगर उसमें कहीं पर कोई फर्क ही नहीं था तो एक व्यक्ति जो पहले कुछ वोटों से हार रहा था, फिर जब काउंटिंग रिकाउंटिंग हुई तो और ज्यादा वोटों से हार गया। तो ये तमाम चीजें इस तरह की सामने आ रही हैं और ये उसी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं मैं जिसमें आप भी गई थी और आपने एक तीखा सवाल किसी से पूछा था बेरोजगारी और तमाम चीजों पे, और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि भारत माता की जय और कह के चल दिए। मैं उसी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि तमाम सवाल है, क्या काउंटिंग सबकी बराबर होती है? एक बार आता है इतना वोट परसेंटेज हो गया, थोड़ी देर बाद आता है इतना वोट परसेंटेज हो गया। गुजरात में बड़ोदरा में पिछले साल चुनाव में एक सीट के ऊपर आखिर के 15-20 मिनट या आधा घंटा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, हजारों वोट डल गए। तो फिर समझ आता है कि भाई उस मशीन की जो है वो क्या स्पीड थी कि इतनी हजारों वोट एकदम तुरंत लास्ट में डल गई उसके अंदर। क्या किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की लास्ट पे? ये तमाम सवाल, और सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकीलों ने सवाल रखे हैं और अभी धरना प्रदर्शन की भी बात उनकी तरफ से जंतर मंतर पर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तथ्य सामने देखे होंगे तभी केस को एक्सेप्ट किया होगा। मैं समझता हूं कि इसके अंदर एक निष्पक्ष डायलॉग होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित हो कि विपक्ष भी सेटिस्फाइड रहे, इसकी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जी आलोक जी, इसमें आपकी बात में विरोधाभास है। देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, जब सबसे ज्यादा इस बात को लेकर सवाल उठाए जाते थे कि भाई बैलेट पेपर अपने आप में मैनिपुलेट करना, उसमें धांधली करना बहुत आसान है, इसलिए फिर मशीन का इस्तेमाल किया गया कि टेक्नोलॉजी का कोई धर्म, जात, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती, इसलिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी ईवीएम मशीनों में एक तरह की सुधार की बात कर रही है कि पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए? क्या आपका स्टैंड ये है, या आपका स्टैंड ये है कि ईवीएम मशीनों को ही पूरी तरह से दरकिनार किया जाए और बैलेट पेपर्स को वापस लाया जाए? ईवीएम बचाओ, हटाओ, देश बचाओ तरह के नारे भी हमने सुने आपके समर्थकों से। आप कहना क्या चाहते हैं? ईवीएम में आपका विश्वास है या नहीं, या आप वापस बैलेट पेपर पर जाना चाहते हैं? देखिए, देश का विश्वास ईवीएम से उठ रहा है और जिस तरह की गतिविधियां इलेक्शन कमीशन की हैं, देश का विश्वास उससे भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। उसको बनाए रखने के लिए, भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए ईवीएम हट जाए तो बेस्ट है। और अगर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है 2024 के लिए कि भाई अभी समय नहीं है बैलेट पेपर से कराने का, या कोई भी बहाने देगा, मैं मालूम नहीं, तो मुझे लगता है कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट मेथड कम से कम 2024 सामने सर पे खड़ा हुआ है, उसके लिए होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक मांग और हमारे सेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मेरा भी वही स्टैंड है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगली बात, अब सवाल जो उठ रहा है वो है राम मंदिर को लेकर। अब देखिए, जनवरी का महीना आ गया, 22 तारीख को तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस पार्टी छुपी हुई, दबी हुई, सहमी हुई सी पार्टी नजर आ रही है, उलझी हुई ज्यादा, अगर दबी सहमी भी ना कहूं तो उलझी हुई से ज्यादा। क्या कहना है, कैसे कहना है, पार्टिसिपेट करना है, वहां जाना है, नहीं जाना है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो ज्यादा सेक्युलर पार्टी बन के उभरना चाह रही है, ज्यादा हिंदू पार्टी बन के उभरना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी के आधे लीडर क्या चाहते हैं, दूसरे आधे लीडर क्या चाहते हैं, कांग्रेस के समर्थक क्या कह रहे हैं, कोई एक स्टैंड है इस पर कांग्रेस पार्टी का? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का आज से 50 साल पहले भी वही स्टैंड था और आज भी वही स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसको हमने शिरोधार्य किया। राम मंदिर बन रहा है, वहां पर ट्रस्ट बना रहा है। इसमें राजनीतिक हमें रोटियां सेकें या राजनीतिक उसको हम रूप दें, ये कांग्रेस की कभी भी कोई नियत नहीं रही। धर्म अपनी जगह है, प्रभु राम सबके हैं, प्रभु राम की में सबकी आस्था है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस जिस तरह से कर रहे हैं,
जिस तरह से आज पूरे देश को एक धर्म के मुलम्मे में चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं पर्ची कट रही है, कहीं मूर्ति ले जाकर लोगों से डोनेशन ली जा रही है, कहीं पीले चावल के माध्यम से इन्विटेशन है। सबको सब अधिकार है, लेकिन जिस तरह से देश की सरकार उसमें और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मानना है, पहले भी ये था कि न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे हम। अगर कहीं पर राम मंदिर के मामले में उलझी हुई कोई पार्टी है तो बीजेपी। 1986 में रेजोल्यूशन पास हुआ शिमला में कि हम राम मंदिर को न्यायालय के माध्यम से नहीं, आस्था का विषय, लेकिन कभी न्यायालय नहीं गए, कभी पक्षकार नहीं बने। लेकिन जब जब इनको वोट मांगने की बात आई तो हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में है उसमें एक राजनीतिक पार्टी जब तक उसका निर्णय नहीं आएगा कैसे राम मंदिर बनाएगी? लेकिन उसके बावजूद इन्होंने किया। कांग्रेस पार्टी का पहले भी स्टैंड ये था कि ये न्यायालय का विषय है। बीजेपी का हमेशा से, पहले उन्होंने रथ यात्रा निकाली, फिर कहा कि अगर हम संसद में पूर्ण बहुमत से आएंगे तो हम वहां पर अध्यादेश लेकर आएंगे, फिर अध्यादेश नहीं लेकर आए, फिर हमारे वाले स्टैंड पर आ गए कि न्यायालय जो फैसला देगा। न्यायालय ने फैसला लिया, सबने माना उसको, और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय ने भी बड़े शिद्दत के साथ माना कि भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का फैसला है, पूरे देश ने माना। प्रभु राम सबके हैं। लेकिन आज जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, और खासतौर पर उसमें कुछ गोदी मीडिया के जो तमाम लोग शामिल हो गए, आप देखिए अभी तक हमास और इजराइल चल रहा था जब तक वो मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव थे, और मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव हुए तो वो सब एंकर और एंकरनियां वहां से हवाई जहाज में बैठे और दिल्ली आ गए। या वो हमास हमास करके हिंदू मुसलमान का वोट खत्म हो गया, अब आकर वो सीधे अयोध्या चले गए। भाई, हम कह रहे हैं कि आस्था का विषय, सबको अधिकार है। अब उसके ऊपर राजनीति हो रही है, और राजनीति बीजेपी करा रही। इसको इन्विटेशन दो, उसको मत दो, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसी तरह के टॉपिक्स पर वो गोदी मीडिया शाम को लेकर बैठ जाता है। प्रभु राम में कांग्रेस पार्टी की पूरी आस्था है। प्रभु राम इस देश के कण कण में है, और हर व्यक्ति मानता है, केवल हिंदू नहीं, तमाम जो धर्म हैं, जातियां हैं, सब मानती हैं प्रभु राम को। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप 2024 की नैया इसी माध्यम से पार करना चाहेंगे। आलोक जी, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि तमाम तरह के वो लोग, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, ईसाई हो, या वो लोग जो संविधान में और लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं, वो आम लोगों के अलावा कांग्रेस पार्टी को भी एक हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर दर्शाया जा रहा है? न सिर्फ कि हिंदू विरोधी, बल्कि राम विरोधी पार्टी के तौर पर, राम मंदिर विरोधी पार्टी के तौर पर जो तमाम ये दरबारी सरकारी मीडिया चैनल्स हैं ये दर्शा रहे हैं। आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहले मुस्लिम अपीजमेंट की बात हमारे लिए कही गई कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तमाम जो भी तमाम विषयों को जोड़कर, क्योंकि उनका यूएसपी वही है। और अब जो आपने दूसरा वाक्य कहा कि वे विरोधी वाली बात, तो उस तरह का भी कहीं ना कहीं प्रचार जो है वो बीजेपी और उसका जो तंत्र है वो कर रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को मुखरता से अपनी बात को सामने रखना है, और जिस तरह से मैंने दवायर में कहा कि हम अपनी जगह अड़े हैं, प्रभु राम सबके कण कण में है, यही कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन हमने न्यायालय के फैसले का इंतजार किया, न्यायालय का फैसला आया, उसको हमने शिरोधार्य किया। और प्रभु राम राजनीति का विषय नहीं है, प्रभु राम राजनीति से बढ़कर बहुत ऊपर है, वो सभी के लिए आस्था का केंद्र है। देश की जनता समझ रही है, और तमाम जो सोशल ग्रुप्स हैं वो समझ रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे अभिमुक्तेश्वर आनंद जी हैं, उन्होंने भी स्वयं कहा, वो अभी पूरी तरह से खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी तो है, वो धर्म की भी पूरी तरह से ज्ञाता वही हो गई है, और हमें सब साधु संतों को भी पीछे छोड़ दिया है। तमाम सवाल सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि उनका जो दरबारी और सरकारी तंत्र है वो उसको नहीं दिखाएगा। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हो रही हैं, लेकिन वही वहां पर सीढ़ियों पर बैठा है, कोई खंबे पे चढ़ा हुआ है, कोई कुछ किए हुए है, किसी ने 4 लोग वहां इकट्ठे कर रखे हैं। मतलब सब अयोध्या में घुस के पूरी तरह से जिस तरह से गोदी मीडिया कर रहा है, प्रभु राम में उनकी भी आस्था हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो राजनीति के लिए बहुत अच्छी चीज है।
नहीं, और इसके अलावा और उससे भी बड़ी खबर ये आ गई है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अब ये भी वो है कि देश का बच्चा बाकायदा राष्ट्रीय बच्चे के तौर पर उसको पेश किया जाएगा। आप ये देखिए, इतनी बड़ी खबर तो ये चल रही है। खैर, मीडिया की किसी और दिन खबर लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जो एतराज है वो इस बात से है कि धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, या राजनीति में धर्म लाने की कोशिश हो रही है, या इस बात को लेकर समस्या है कि एक मंदिर का फायदा उठाकर चुनाव से ठीक कुछ ही हफ्तों पहले नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदुत्व और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नेता या आज तक का सबसे बड़ा महापुरुष और महामानव घोषित कर देंगे, और कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आएगा क्योंकि तमाम तरह के जो संसाधन हैं, तमाम तरह के जो संस्थान भी हैं, उन सब पर कब्जा है। पूरे मीडिया की इंफॉर्मेशन के तमाम जो चैनल्स हैं, तमाम जो टनल्स हैं जहां से सूचना निकल रही है, जहां से ओपिनियन बन रहा है, वो लगभग उनके कब्जे में है, और कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कि इसमें कितना अंदर जाया जाए और कितना बाहर रहा जाए। देखिए, अभी तो पूरी तरह से तंत्र उनका शुरू हो गया है। अभी कुरुक्षेत्र में 24 तारीख तक गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। तमाम बड़े लीडर्स वहां पर गए, और जिस तरह से अभी 6 तारीख को लाला रामदेव अपने यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं हरिद्वार के अंदर, वहां पर भी आर्य समाज को, तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स को, केंद्रीय मंत्रियों को और सब लोगों को इन कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर ही राजनीति करने का एक पूरा इन्होंने अपना एक चक्रव्यूह बनाया। हमें धर्म से कोई आपत्ति नहीं, हमें मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात से है कि जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, उनको गौण करके और बाकी ऐसे विषय जिनका राजनीति से या गवर्नेंस से बहुत सरोकार नहीं, उनको उठाया जाए। अयोध्या में जमीन के घोटाले के तमाम प्रूफ सोशल मीडिया और मीडिया पर आए, लेकिन कोई जांच नहीं की। ट्रिपल आईटी, अभी जो आईआईटी उसमें बीएचयू में जो कांड हुआ है, बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूरा देश देख रहा है। केवल स्क्रॉल चला के खत्म कर दिया, कहीं पर कोई डिबेट्स नहीं हुई। तो हमारी आपत्ति इस बात पर है कि मुख्य मुद्दों को छोड़कर और राजनीति को धर्म में कर देना और उसी के आधार पर अपनी नीतियां को पार करना, ये कहीं ना कहीं करोड़ों देशवासी ऐसे हैं जो आज बेरोजगार हैं, आज उनको खाने की दिक्कत है, आज किसान किस हालत में है। ये है कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। मुझे लगता है कि इन विषयों बायर से की हटकर संपादक और केवल एक आरफा खानम शेरवानी के साथ राजनीति करना, हमें उस पर बहुत लंबी वार्ता राजनीति हो रही है। होनी चाहिए। मैं ये वार्ता आपको में सबकी आस्था अपने चैनल पर सुनवाऊंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है? आप में से कितने लोग जाकर वहां पर हिस्सा लेंगे? ये तमाम जो पूजा पाठ होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा, इनॉग्रेशन का पूरा कार्यक्रम है 22 जनवरी का, कितने लोग वहां पर हिस्सा लेंगे? क्या आपका शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचेगा? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां पहुंचेंगी? सुनने में आया सोनिया गांधी ने इस इन्विटेशन को कबूल भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। आप साफ तो छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो वाला शेर मुझे याद आ रहा है। तो ये मुझे बताइए, आपकी इसमें किया क्या जाएगा? अगर आपकी पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं तो न सिर्फ कि आपको उद्घाटन में वहां हिस्सा लेना होगा, बल्कि आपको नरेंद्र मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण वहां बैठ के आप सुनेंगे। देखिए, भाषण तो पूरा देश ही सुन रहा है, और अब से नहीं 2014 से भाषण ही तो सुन रहे हैं। और देश में आज आप उठा लीजिए, कोई सोशल मीडिया उठा लीजिए और कोई चैनल आलोक शर्मा बचाव की मुद्रा में आ गए, नजर आएगी, साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरी पोस्ट वहीं से नजर आएगी। और इलेक्शन नजदीक आ गया तो अब वो नमो चैनल होता है, वो नमो चैनल शुरू हो जाएगा, फिर आप सब सुनते रहिए बस। लेकिन बात यह है कि प्रभु राम के मंदिर में जाना है नहीं जाना है, इस मेरा और आपका आस्था का विषय। मैं पिछले 1 साल में लगभग 10 हिंदुस्तान के बड़े मंदिरों में गया, सालासर बालाजी से लेकर, काली माँ से लेकर, तिरुपति बालाजी से लेकर, मैक्सिमम मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद था, भगवान ने बुलाया। मैं 1 महीने में पूरा गया, 1 साल। तो मुझे क्या किसी की इन्विटेशन की आवश्यकता? मुझे प्रभु राम के यहाँ जाना होगा तो मुझे जब मर्जी मेरा मन करेगा मैं चला जाऊंगा। और 22 तारीख को वहां जिस तरह से जमावड़ा होगा, भीड़ होगी, क्या वहां बुजुर्गों को जाना चाहिए? क्या वहां बच्चों को जाना चाहिए? क्या 2 दिन बाद जाने से प्रभु राम के दर्शन नहीं होंगे? क्या अभी तक रामलला के जिन लोगों ने दर्शन किए उनको आशीर्वाद नहीं मिला?
तो मुझे लगता है कि ये निजी आस्था का विषय है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे आलोक शर्मा हो, कोई भी हो। हमें ये लगता है सीधा सीधा कि अपना निजी आस्था का विषय है, ट्रस्ट ने बुलाया है, कोई न्योता देता है तो उसको कबूल भी करना चाहिए। कब जाना है, पहले जाना है, उस दिन जाना है, बाद में जाना है, ये कोई ना तो राजनीतिक कार्यक्रम है। तो अपना निर्णय व्यक्तिगत सभी स्वतंत्र हैं, इसमें कोई राजनीतिक तो है नहीं कि भाई कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि जाना है कि नहीं जाना। खड़गे साहब को जाना होगा वो जाएंगे, सोनिया जी को जाना होगा वो जाएंगे, उनका क्या निर्णय होगा ये उनके विवेक पर निर्भर है। मैं अगर आपकी बात को सही समझ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रूप से एज ए पार्टी, एज ए कलेक्टिव कोई स्टैंड नहीं है इस पर कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं, लेकिन इंडिविजुअल लोगों की जो निजी आस्था है, निजी आस्था के तौर पर आप लोग जा सकते हैं। मैं राशिद तनवी साहब को सुन रही थी किसी और एक टीवी चैनल पे, उनका ये कहना है कि लोग चाहें तो जा सकते हैं एज इंडिविजुअल्स, जैसे उनकी आस्था हो उस हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस, तो आप भी यही कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं है इस पे कि क्या पार्टी के तौर पर आप इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं? आरफा जी देखिए, ना तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ना ये राजनीतिक प्रोग्राम है, तो ऑफिशियल इस पर स्टैंड आने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। या तो ये कोई जो है पार्टी का कोई सम्मेलन है कि उसमें कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं करेगी, या ये कोई सरकार का कार्यक्रम है जिसमें अपोजिशन को बुलाया गया है कि अपोजिशन जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसा तो कोई कार्यक्रम है नहीं। ये प्रभु राम का मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है और ये पूरी तरह से धार्मिक है। वहां पर जो ट्रस्ट है वो उसका आयोजन कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि एज ए कलेक्टिव पार्टी को कोई स्टैंड हो, उसकी बारे की जानकारी दी जाए, या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो उसकी कोई जानकारी दी जाए। ये वहां से ट्रस्ट की तरफ से आया है, लेकिन बीजेपी इस पर भी राजनीति कर रही है कि इसको भेज दो इनविटेशन, उसको भेज दो, फिर प्रतिक्रिया ले लो, फिर उसकी प्रतिक्रिया ले लो, उसने मना क्यों कर दिया, उसने हाँ क्यों कर दिया। ये ना तो ट्रस्ट कर रही है, ना तो चंपत राय जी ने किसी से कहा कि भी आप क्यों नहीं आ रहे हैं और आप क्यों आ रहे हैं। उन्होंने अपने इन्विटेशन भेजे हैं, जिसका मन करेगा वो जाएगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। टीएमसी ने मना किया, एक आध पार्टियों ने और क्लियरली मना किया, कुछ ने कहा कि हम 22 को नहीं जाके बाद में जाएंगे। तो क्या वो छोटे राम भक्त हो गए? क्या 140 के 140 करोड़ लोग वहां अयोध्या नहीं जाएंगे 22 तारीख को? तो क्या वो राम भक्त नहीं है? क्या सबका जाना संभव है उस दिन? क्या वहां पर इतनी इंतजाम है, एकोमोडेशन है कि वहां पर 2-4-5 करोड़ लोग पहुंच जाएं? मुझे लगता है ये आस्था का विषय है और इसको धार्मिक और जिस तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। ये राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ईमानदारी से एक सवाल बताइए। आपने 80 के दशक में वो तमाम राम मंदिर को लेकर जो पूरा, जिसे आंदोलन तथाकथित कहा जाता है, हालांकि आंदोलन हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में इस बात को कहा जाता है, आंदोलन वो नहीं होता जहां के चीख पुकार हो, मारकाट हो, हिंसा हो और एक देश के संविधान को कत्ल करके आगे बढ़ने की कोशिश हो राजनीतिक मकसद हासिल करने की। लेकिन चलिए मान लेते हैं जो राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था उस दौर में देश को जिस तरह से बदला एक पॉलिटिकल पार्टी ने, फिर उसी पर नींव रख के अपनी आज 2 सीटों से 300 प्लस सीटों पर ये पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गई 30 साल के बाद। तो आपको नहीं लगता कि दोबारा अगर आप देखें गली मोहल्लों में जाकर जिस तरह से इस पूरे मामले को, पूरे राजनीतिक मुद्दे को, मतलब एक तरह का राजनीतिक पहले आंदोलन खड़ा करना, फिर वो मामला कोर्ट में जाना, जरूर ये बात सच है कि कोर्ट से इस बात का फैसला आया, लेकिन इस पूरे मामले को, पूरे केस को कोऑप्ट करके नरेंद्र मोदी इस पूरे मंदिर का चेहरा बन जाना चाहते हैं। एक मैं कार्टून देख रही थी जिसमें खुद जो कर्नाटका बीजेपी है उसने वो कार्टून रिलीज किया है। उस कार्टून में छोटे से बच्चे के तौर पर श्री राम ने उन्हें हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी ले जाना चाहते हैं, यानी कि उनसे भी बड़ी फिगर बन गए। वो छोटे बच्चे हैं और नरेंद्र मोदी बुजुर्ग हैं, इस तरह से ले जा रहे हैं, यानी दिखा ये रहे हैं कि, और ये भी कह रहे हैं, इससे पहले नरेंद्र मोदी का ये भी बयान आया कि देखिए हमने प्रभु श्री राम को पक्का घर दे दिया, यानी उन्हें भी एक लाभार्थी के तौर पर दिखा दिया। ये पता नहीं कि दुखदाई है ये बात, इसे कहा जाए, या हास्यास्पद है, इसको किस तरह से लिया जाए। आपको लगता है कि क्या एक राजनीतिज्ञ के तौर पर ऐसे व्यक्ति को जिसका राजनीति में ही आपका पूरा पेशा है, आप समझते हैं कि पहले एक आंदोलन से देश की पूरे डीएनए को बदल देना और आखिरकार अब उसे कंक्लूसिव स्टेज तक पहुंचा लेना बीजेपी के लिए एक तरह से पूरा सफर ये तय हो रहा है, पूरा 360 ऊपर से नीचे तक? देखिए 90 के दशक में जिस तरह से मामला शुरू हुआ या 80 के आधे दशक में 85 के बाद से उसका कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव उस समय पर नहीं पड़ा था। ठीक है, वो लोग 2 से आगे बढ़े,
और 4 से 14 तक कुछ चीजें हमारी भी कमियां रही जिसकी वजह से इनको मौका मिला कि 14 में सत्ता में आए ये लोग। ऐसा नहीं है कि केवल राम मंदिर की वजह से ही सबने वोट दे दिया, कुछ गलतियां हमसे भी रही होंगी, गवर्नेंस में भी कमियां रही होंगी। वर्तमान में जो आपने 3 प्रश्न पूछे, पहला प्रश्न कि क्या ये दुखद नहीं है? मैं मानता हूं कि प्रभु राम सबसे बड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री हों और चाहे कोई भी हो, प्रभु राम की उंगली पकड़कर उनको अगर अपने आश्रय स्थल में अपने घर में लेकर कोई जाता दिखाता है तो ये दुखद है, ये अल्प मानसिकता है। और जिस तरह का बयान उनका आया कि रामलला भी टेंट में विराजमान थे और देखिए अब तो 4 करोड़ लोगों के साथ साथ हमने प्रभु राम का भी पक्का मकान, मतलब ये अहंकार की पराकाष्ठा है। और ये अहंकार की पराकाष्ठा मैं क्योंकि पूजा वूजा थोड़ी सी कर लेता, माँ सरस्वती हूँ, वो कभी भी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती। माँ लक्ष्मी फिर भी टॉलरेट कर जाती कुछ स्टेज तक, जैसा मेरा अपना अनुभव रहा है। तो ये जो बड़बोलापन है कि प्रभु राम को भी मकान बीजेपी ने दे दिया, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति इनको पूरी तरह से इन शब्दों का हिसाब ले कि आपका ये बड़बोलापन किस कारण, किस बात का अहंकार है आपको। देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है और देश की जनता आपसे उम्मीद करती है कि जो आपने जो वायदे किए थे उनको आप पूरा करें। लेकिन दुखद है, यह अहंकार की पराकाष्ठा है और ये कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश की जनता समझ भी रही है। आप देखिएगा 2024 में कहीं ऐसा ना हो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सी जगह पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़े। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत खुश हैं बीजेपी से, लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से प्रभु राम के सहारे बीजेपी आगे बढ़ना चाहती। 2019 में पुलवामा हुआ, पुलवामा के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से वोट मांगा, अब प्रभु राम की शरण में चले गए। 18.5 साल तक मध्य प्रदेश में शासन किया, फिर प्रभु राम के मंदिर का फोटो लगा के वोट मांगा। जाति और धर्म के नाम पर बांट देते हैं पूरे देश को, पूरा मतलब आप देखिए कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया। अरे भाई कैपेबल नहीं थे क्या? वैसे ही बना दिया आपने। हमने आदिवासी महिला को बना दिया, क्या वो कैपेबल नहीं थी? हमें वोट दे दो, आदिवासी हुए हमने राष्ट्रपति बनाया इसलिए हमें वोट दे दो, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं इसलिए वोट दे दो। मुझे लगता है कि तमाम चीजें देश की जनता समझ रही है कि रोज जो गोल पोस्ट चेंज होता है वोट के लिए, देश की जनता समझ रही है कि किस तरह से 20 जवान शहीद होने के बाद भी चाइना को क्लीन चिट दी गई, किस तरह से तमाम इश्यूज की, किस तरह से सरकारी पैसे से रोज लक्षद्वीप से लेकर केरल से लेकर और जगह जगह रोड शो हो रहे हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा है ये, हजारों करोड़ के जहाज में और दर्जनों करोड़ की गाड़ी में आप चलते हैं, फिर कहते हैं मैं गरीब हूँ, मुझे चाय वाला हूँ, मुझे वोट दे दीजिए। ये चीजें अब देश की जनता समझने लगी। देश की जनता कह रही है स्कूल का हिसाब दो, कॉलेज का हिसाब दो, क्या क्या किया उसका हिसाब दो, 85 रुपए में डॉलर मिल रहा है उसका हिसाब दो, आज किस तरह से पेट्रोल और डीजल के 100 का 7 जो सैकड़े के पार चला गया था उसका जवाब दो, किसान की आय 2022 तक भाइयों बहनों मित्रों डबल हो जाएगी उसका हिसाब दो, एमएसपी के लिए 2 साल हो गए गारंटी के लिए कह के और किसानों को उठा दिया वहां से और उसके बाद फिर गायब हो गए, आज तक कोई मीटिंग नहीं होती है उसकी कि एमएसपी कब और कैसे मिलेगी। जनता इन चीजों को भी समझ रही जी। आलोक शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दवायर से बातचीत करने के लिए। हम इस बात का फॉलो अप जरूर करते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई गंभीरता के साथ ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहती है। वापस मैं उसी बात पर पहुंचूंगी, या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक बयान है जिसको थोड़ी देर के लिए अपने जो मानने वाले, जानने वाले और आपके जो वोटर्स हैं उन तक सिमटते जाती है, या मैं चाहती हूँ कि वाकई इसकी परिणति तक आप पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने। आरफा जी के सवाल आलोक शर्मा दे पाए या नहीं दे पाए, आपने क्या इस वीडियो में महसूस किया, आप ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसी तरह से देश में जो गतिविधियां और पार्टियां जो काम कर रही हैं, पार्टी किधर से कहां पर कौन से एंगल से बोलती हैं, क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने दिखाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।